रात रानी नाम सुनते ही वो मीठी नशीली सी खुशबू जहन में आ जाती है ना? एक ऐसी खुशबू जो शाम ढलते ही फिजाओं में घुल जाती है और किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन क्या हो अगर ये महक किसी खूबसूरत एहसास का नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत का बुलावा हो? क्या हर खुशबू पाक होती है? जानते हैं, इस फूल की एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। इसके दो चेहरे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ तो इसे घरों में शांति और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल माना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरानी कहानियों में इसे एक श्राप बताया गया है। कहते हैं कि जहां कहीं अचानक मौतें होती हैं, वहां इसकी खुशबू और भी ज्यादा तेज हो जाती है, मानो ये किसी अनदेखी डरावनी ताकत का इशारा कर रही हो। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक चांदनी रात से शुरू हो रही है। मिलिए अलीज और ऋत्विक से। आज अलीज का बर्थडे है और ऋत्विक उसे एक ऐसा सरप्राइज देने वाला है जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। ऋत्विक अपनी बाइक पर अलीज को बिठाकर एक अनजान से रास्ते पर ले जा रहा है। अलीज बहुत एक्साइटेड है, पर ऋत्विक बस इतना ही कह रहा है, बस 5 मिनट और अलीज, तुम्हें वो सरप्राइज मिलने वाला है जो तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। काश अलीज को पता होता कि ये शब्द कितनी भयानक सच्चाई में बदलने वाले थे। और तभी अचानक हवा में अलीज की सबसे पसंदीदा खुशबू घुल जाती है, रात रानी। ऋत्विक बाइक रोकता है और वो दोनों खुद को सैकड़ों रात रानी के पौधों के बीच पाते हैं। अलीज तो खुशी से झूम उठती है। ऋत्विक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है अलीज, इसीलिए तो तुम्हें तुम्हारे खास दिन पर यहाँ लेकर आया हूँ। उस जगह का नाम था रात रानी बाग। लेकिन तभी आलीज की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है और उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उस पर साफ साफ लिखा था, यहाँ आना सख्त मना है। आखिर ऐसी चेतावनी क्यों? तभी एक बूढ़ा चौकीदार भागता हुआ आता है और घबराकर उन्हें फौरन वहां से जाने के लिए कहता है। वो चिल्लाता है, निकल जाओ यहाँ से, अरे ये जगह शापित है, अगर नहीं गए ना तो फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। पर वो किसकी बात कर रहा था? और बस यहीं से सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। एक अनदेखे हाथ से चौकीदार को जोर का थप्पड़ पड़ता है। ऋत्विक की बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। अरे टंकी तो रहस्यमयी तरीके से खाली है और उसमें एक बड़ा सा छेद है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जमीन पर गिरे पेट्रोल में अपने आप आग लग जाती है। आग की लपटों के बीच पूरे बाग में एक ऐसी हंसी गूंजती है जो इंसानों की तो बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो हंसी हर एक पौधे से आ रही हो। रात रानी की महक अब इतनी तेज हो जाती है कि अलीज का दम घुटने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे छू रहा है। और फिर वही होता है जिसका उन्हें डर था। एक अनदेखी ताकत अलीज को घसीटकर झाड़ियों में खींचने लगती है। ऋत्विक उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन आग की एक ऊंची दीवार उन दोनों के बीच आ जाती है। जब आग बुझती है, अलीज गायब हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ एक काला पड़ चुका रात रानी का फूल पड़ा था। ऋत्विक पागलों की तरह अलीज का नाम पुकार रहा है। तभी चौकीदार की आवाज आती है, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं बेटा, वो उसे ले गई। अब चौकीदार उस बाग के पीछे छिपे सदियों पुराने खूनी सच को बताना शुरू करता है। ये कोई आज की बात नहीं थी। ये कहानी हमें ले जाती है ठीक 500 साल पहले, महावत नगर रियासत में। एक ऐसा श्राप जो आधी सदी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। इस कहानी के 2 अहम किरदार हैं, रानी मृणालिनी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, और भद्रकाल, एक तांत्रिक जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। रानी को अपनी जवानी और खूबसूरती किसी भी कीमत पर बचाए रखनी थी, और भद्रकाल ने उसे इसका एक बेहद खौफनाक रास्ता दिखाया। तो क्या था वो रास्ता? आखिर वो कौन सा अनुष्ठान था जिसने एक खूबसूरत फूल को एक जानलेवा श्राप में बदल दिया? चलिए अब इस साधना के बारे में जानते हैं। उस भयानक साधना का नाम था रक्त मंजरी साधना। ये एक ऐसा काला जादू था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानी बलि के जरिए रानी को हमेशा हमेशा के लिए जवान रखना। सोचिए, रात रानी के फूलों की मासूमियत और इंसानी खून की दरिंदगी का कितना घिनौना मेल था ये। तो ये साधना काम कैसे करती थी? पहला कदम, भद्रकाल ने रात रानी का एक ऐसा पौधा बनाया जिसे पानी की नहीं बल्कि इंसानी खून की प्यास थी। दूसरा कदम, हर अमावस्या को एक पाक रूह वाली जवान लड़की को पकड़ा जाता था। तीसरा, उसकी बलि देकर उसके खून से पौधे के जड़ों को सींचा जाता था। और आखिरी
और सबसे भयानक कदम, उन खूनी फूलों से निकले अर्क को पीकर रानी अपनी जवानी को बनाए रखती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अलीज ही क्यों? चौकीदार बताता है कि उसे यूं ही नहीं उठाया गया था, उसे चुना गया था। पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद भद्रकाल की आत्मा को अलीज के रूप में एक ऐसी लड़की मिली जिसकी रूह रात रानी की खुशबू जितनी ही पाक थी। वो इस साधना के लिए एकदम परफेक्ट शिकार थी। ये सब सुनकर ऋत्विक पूरी तरह टूट जाता है। तभी जहां एलिस गिरी थी वहां की जमीन कांपने लगती है और एक गुप्त रास्ता नीचे की तरफ खुल जाता है। ऋत्विक बिना एक पल सोचे उसमें कूद जाता है। नीचे पत्थरों का एक बहुत बड़ा कमरा था। वहां भद्रकाल की रूह खड़ी थी और उसके सामने एक पत्थर पर अलीज बेहोश पड़ी थी, जिसे रात रानी की लताओं ने जकड़ रखा था। आखिरी अनुष्ठान की तैयारी पूरी हो चुकी थी। और फिर ऋत्विक की आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर शुरू होता है। अलीज के गर्दन के पास से रात रानी की एक कली खिलने लगती है और धीरे धीरे उसकी सारी जिंदगी चूस रही थी। उसका शरीर एकदम सफेद पड़ने लगता है। ऋत्विक चीखता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, पर भद्रकाल उसे जादू से दूर फेंक देता है और पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। जब रोशनी कम होती है तो भद्रकाल जा चुका था। ऋत्विक के सामने अलीज का शरीर पड़ा था। वो उसे हिलाता है और अलीज की आंखें खुलती हैं, पर वो अलीज नहीं थी। उसकी आंखें रात रानी के फूलों की तरह सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो रानी मृणालिनी की थी। अलीज के शरीर पर कब्जा कर चुकी रानी धीरे से उठती है और ऋत्विक के कान में फुसफुसाती है, शुक्रिया ऋत्विक, मेरा नया शिकार यहां तक लाने के लिए। ये शब्द ऋत्विक के दिल और दिमाग को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देते हैं। इससे पहले कि ऋत्विक कुछ कर पाता, अलीज का शरीर धुएं में तब्दील हो जाता है और हवा में सिर्फ रात रानी की वही मीठी खूनी खुशबू बाकी रह जाती है। रानी को एक नया जिस्म मिल चुका था और ऋत्विक उसे उस बाग में हमेशा के लिए पागलों की तरह भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन श्राप जिंदा है। रानी को एक नया शरीर मिल चुका है और खून का ये सिलसिला अब भी चलता रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि अगला शिकार कौन होगा, बल्कि ये है कि वो किसके कितना करीब हो सकता है।